Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next test from our test series. ये जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है इसके अंदर आपको क्या देखने और सीखने को मिल रहा है कि हम आए दिन अगले पड़ाव पे पहुंचते जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेशन है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है, सुदृढ़ होता जा रहा है। एक्चुअल में आपको कोई चीज़ अगर अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड्स दिलवाएगी तो वो क्या है, आपकी टेस्ट सीरीज़। इसीलिए आप घर पे भी टाइम बाउंड होकर अपने टेस्ट सीरीज़ को लगाने की कोशिश करें। जितना अच्छा आप वहाँ पर करोगे उतना बढ़िया आपका रिज़ल्ट आएगा। ये नहीं कि क्लास में हम जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं वो आपके रिज़ल्ट्स को क्या करेंगे, डिटरमिन करेंगे, बल्कि आपकी प्रैक्टिस करेगी। ठीक है बेटा, तो आइए अपने टेस्ट से जुड़ते हैं, शुरू करते हैं इसको। भिड़ते ही हमारे समक्ष क्या आया, सबसे पहले यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ आया हुआ है। पहले अपनी कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्या कहता है बेटा, किचन गार्डन। पहली बात तो किचन गार्डन क्या होता है बेटे, आप लोगों ने देखा होगा पहले क्या हुआ करते थे, पहले हमारे लॉन्स अलग होते थे, गार्डन्स अलग होते थे, लेकिन अब जगह की कमी के कारण हम लोगों ने क्या किया, किचन गार्डन्स वगैरह सेटअप करने शुरू कर दिए हैं। अब इन किचन गार्डन्स में क्या होता है वो भी जान लीजिए आप लोग। बेटे किचन गार्डन एक तो हमारा क्या है, जैसे कि हम अपनी छत के ऊपर कम जगह के अंदर जो अपनी गार्डनिंग करते हैं उसके लिए, जिसके अंदर हम हर्ब्स वगैरह ज़्यादा ग्रो करते हैं, स्पाइसेस वगैरह ग्रो करते हैं, उसे कहते हैं किचन गार्डन। टुडे इज़ ड्रिवन बाय बोथ एस्थेटिक्स एंड नेसेसिटी। इसका एस्थेटिक्स का महत्व भी है और इसकी क्या है, नेसेसिटी भी है। ये एस्थेटिक्स क्या है बेटा, एस्थेटिक्स का मतलब वैसे तो होता है जो सौंदर्य शास्त्र होता है उसको क्या कहते हैं, उसे एस्थेटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये होता है जैसे आप यू कैन सिंपली से ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कंसर्न्ड विद द नेचर एंड अप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको एस्थेटिक्स कहते हैं। दूसरा नेसेसिटी सॉरी, आज के दिन हमारी ज़रूरत भी बन गई है। ज़रूरत एक तो घर को सुंदर रखता है, दूसरा क्या है, आजकल छोटी छोटी चीज़ों के लिए भागा नहीं जा सकता, भागम भाग की वैसे ही लाइफ होती है, तो हम वहाँ पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें उगा सकते हैं। फिर कहता है अ ग्रेट वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स आर कंबाइंड विद हर्ब्स। अब कहता है यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही बड़ी वैरायटी आ जाती है, किसकी, वेजिटेबल्स की, जो किसके साथ जुड़ी हुई है, हर्ब्स के साथ। एनुअल एंड पेरिनियल फ्लावर्स, और इसके अंदर क्या है, वार्षिक रूप से खिलने वाले फूल। और बेटे पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब क्या होता है, पेरिनियल होते हैं जो इटरनल होते हैं, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इटरनल और यू कैन से एवर लास्टिंग, अनएंडिंग, उन्हें क्या कहते हैं, पेरिनियल बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पर पेरिनियल किस्म के भी आ जाते हैं हमारे। ठीक है, पेरिनियल फ्लावर्स और जो कौन से एनुअल, वार्षिक में, वर्ष में एक बार खिलने वाले, एंड फ्रूट ट्रीज इन क्रिएटिव वेज, और जो फलों के पौधे हैं उनको बड़े अलग अलग क्रिएटिव अंदाज में हम यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ किचन गार्डन डेट्स बैक टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स। ये जो इसकी अवधारणा है आपका किचन गार्डन की, ये हमें हजारों साल पीछे लेकर जाता है बेटा, इतिहास में लेकर जाता है। कब, कहता है बेटे बाय 2700 BC, 2700 BC की बात कर रहा है ये, यानी 2.5 सेंचुरी से ज़्यादा पीछे पहले चले जाओ, और अब यानी कई लगभग 4000 साल पूर्व की बात कर रहा है। 4 से तो ज़्यादा बन गए वैसे। फिर कहता है द इजिप्टियंस हैड अ रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ग्रोइंग ओवर 500 हर्ब्स। जो इजिप्ट वालों का इतिहास रहा है, मिस्र लोगों का इतिहास रहा है, वो दिखाता है बेटे ग्रोइंग ओवर 500 हर्ब्स, वे लगभग 500 से ज़्यादा हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ, वेजिटेशन वगैरह आपकी उगाया करते थे। अब यहाँ पर क्या है, इसमें एक मोटी सी बात आई, जो उस समय की हर्ब्स हैं, ऐसे फूल हैं, ऐसे फल हैं, ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर फ्लेवर होता था, जिनके अंदर हमारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती थी, वो 4500 साल पहले से उगाने शुरू किए गए थे। फिर कहता है विच वर यूज्ड एज ड्रग्स, जिनका प्रयोग दवा में किया जाता था, टू क्योर इलनेस, आपकी बीमारियों का इलाज करने के लिए। इन टुडेज इंडिया, भारत के आज के अंदर यानी वर्तमान भारत के अंदर
हर्बल प्लांट्स आर द न्यू एंट्रेंट्स इन इंडियन गार्डन्स। ये क्या हैं? ये नए नए प्रवेशक हमारे पास अब शामिल हुए हैं। एंट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? दोज हु एंटर्स समथिंग, उसको क्या कहते हैं? एंट्रेंट कहते हैं। ए पर्सन हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड अ प्रोफेशन, अ यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एंट्रेंट का प्रयोग करते हैं। यानी हमारे लिए ये क्या हैं? नव आगंतुक हैं। कहते हैं इन टुडेज इंडिया, वर्तमान भारत में हर्बल प्लांट्स आर द न्यू एंट्रेंस इन इंडियन गार्डन्स। फिर क्या कहता है? एज इन सिटीज, जैसा कि शहरों में, पीपल मोस्टली रिजाइड इन हाई राइज अपार्टमेंट्स, लोग कहाँ रहते हैं? स्काई स्क्रैपर्स के अंदर रहते हैं, आपकी वेरी टॉल और हाई बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं, ऐसे अपार्टमेंट्स में वो रहते हैं। फिर कहता है बेटे, किचन गार्डन्स ऑन रूफ्स और टेरेसेस आर कमिंग अप, वहाँ पर किचन गार्डन्स का एक नया चलन शुरू हो गया है, उनकी छतों के ऊपर, उनके टेरेस के ऊपर। ठीक है, अब और तो कहीं जगह मिलती नहीं है बेटा उन स्काई स्क्रैपर्स पे, या तो छत के ऊपर होगा या टेरेस के ऊपर होगा। ठीक है, फिर कहता है बेटा, आर कमिंग अप वेयर पॉट कल्चर इज द करंट ट्रेंड। यहाँ पर क्या है? पॉट कल्चर एक नया ट्रेंड लेकर आया है, नए फैशन के उसमें उभरा है। पॉट क्या होता है? पॉट वैसे तो बर्तन होता है, जो मिट्टी के गमले वगैरह, बर्तन वगैरह होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे पौधों को रोपित कर दिया जाना, उसको क्या कहते हैं? पॉट कल्चर। कल्चर क्या होता है? जैसे एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, हॉर्टिकल्चर यानी बागबानी, फ्लोरिकल्चर पुष्पोत्पादन, तो वैसे ही क्या था बेटा? पॉट कल्चर यानी ग्रोइंग plants in pots, that is known as pot culture। कहता है बेटा, pot culture is the current trend today। Herbs in the kitchen garden are appreciated for their beauty and their use in health care। आज के दिन बेटे जो हर्ब्स हैं, ये जो जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं हमारे किचन गार्डन के अंदर, वे अप्रिशिएट की जाती हैं, एडमायर की जाती हैं, प्रेज़ की जाती हैं, उन्हें सराहा जाता है, उन्हें चाहा जाता है, उन्हें प्यार दिया जाता है। फॉर दियर ब्यूटी, उनकी सुंदरता के लिए, एंड दियर यूज़ इन हेल्थ केयर, और उनका प्रयोग हम स्वास्थ्य से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उसके अंदर भी यूज़ करते हैं, वेलनेस के अंदर यूज़ करते हैं। क्योंकि इनके अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपके मेडिसिनल पर्पसेस के रूप में भी ग्रो किया जा रहा है, तो आपकी हेल्थ को हर तरीके से ये क्या करते हैं? उनकी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बाह्य त्वचा है या फिर आपके अंदर के कोई विकार हैं। शेफ्स यूज़ हर्ब्स, जो हमारे शेफ़ होते हैं, जो कुक्स होते हैं, ये किसका प्रयोग करते हैं बेटे? हर्ब्स का। टू लिवन दियर डिशेज़, अपनी डिशेज़ को और ज़्यादा डिलीशियस बनाने के लिए, पैलेटेबल बनाने के लिए, ठीक है, और ज़्यादा उनको कैसा, बहुत प्यारी बनाने के लिए क्या किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। फिर कहता है, सो हर्ब्स इन इंडियन किचन गार्डन आर को एग्जिस्टिंग विद एनुअल एंड पेरिनियल फ्लावर्स। इसीलिए जो हर्ब्स हैं इंडियन किचन गार्डन के अंदर, वे को एग्जिस्ट करती हैं विद एनुअल एंड पेरिनियल फ्लावर्स। किसके साथ एग्जिस्ट करती हैं बेटा? को एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? जब साइमल्टेनियसली दो चीज़ें होती हैं, यानी ए कॉन्टीन्यूस रो ऑफ सिमिलर हाउसेज दैट आर जॉइंट टुगेदर इन वन, सॉरी मैं टेरेस बता गया था। को एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन टू थिंग्स एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, ठीक है, उसको एट द सेम प्लेस, दैट इज नोन एज को एग्जिस्ट। अब बेटे यहाँ पर क्या कहता है? जो हर्ब्स हैं इंडियन किचन गार्डन में, वे क्या करती हैं? को एग्जिस्ट करती हैं विद एनुअल एंड पेरिनियल फ्लावर्स, आपके जो वार्षिक फ्लावर होते हैं उनके साथ, और जो पेरिनियल फ्लावर्स होते हैं उनके साथ। पेरिनियल मैंने क्या बताया था? जो अनएंडिंग होते हैं, एवर लास्टिंग होते हैं, उनको क्या कहते हैं? यानी कॉन्टिन्यूइंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, हैपनिंग अगेन एंड अगेन, उसको क्या बोलते हैं? पेरिनियल। आगे क्या कहता है बेटे? अब क्वेश्चंस आ गए। इन टुडेज टाइम द किचन गार्डन्स आर, आज के समय पे बेटा यानी वर्तमान समय के अंदर जो किचन गार्डन्स हैं उनके बारे में जाना गया है। आर नन ऑफ दीज, अब बेटे नन तो हम जब करें ना, जब पहले पढ़ लें, पढ़े बगैर तो कर नहीं सकते, तो इसको अभी विराम देना पड़ेगा हमें। आगे देखते हैं। एस्थेटिक्स एंड नीड बेस्ड, इन टुडेज टाइम किचन गार्डन्स आर एस्थेटिक्स एंड नीड बेस्ड। बेटे हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि शुरू में ही क्या आया था कि वे एस्थेटिक्स वैल्यूज़ रखते हैं, और दूसरा क्या था? उनकी नेसेसिटी भी है। नेसेसिटी के लिए यहाँ क्या वर्ड चुना गया है? नीड बेस्ड। फिर कहता है फॉर हॉबी, बेटा हॉबी हो सकता था, कुछ लोग हॉबी के लिए करते हैं, लेकिन हमारे पैराग्राफ में ये कहीं पर नहीं दिया गया है।
फिर कहता है फॉर सेलिंग एंड प्रॉफिट, बेटा इट इज मेंशन नोवेयर इन द पैराग्राफ, सो नन ऑफ दिस कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, एस्थेटिक्स एंड नीड बेस्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिनियल? पेरिनियल का मतलब क्या होता है, जो अनंत होता है। अनंत का मतलब अभी अभी बताया था, अनएंडिंग होता है, एवरलास्टिंग होता है, इटरनल होता है, शाश्वत है। उस शाश्वत को आप क्या कहते हो, पेरिनियल। जो बार बार ग्रो करते हैं, तो एवरलास्टिंग इसमें हो सकता है। मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब क्या होता है, नश्वर। नश्वर का मतलब होता है जिसका एंड हो जाता है, दैट कैन नॉट लिव फॉर एवर एंड मस्ट डाई, दैट इज नोन एज मॉर्टल। मोस्ट ऑफ द टाइम यू से मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, यानी इसका अंत तो आएगा ही आएगा, हमें एक दिन मरना है। ये एलिमिनेट हो गया। लास्टिंग, लास्टिंग क्या होता है, जो खत्म होने वाला होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए लास्टिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वैसे लास्टिंग का मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो ड्यूरेबल हो जाता है। ड्यूरेबल का मतलब क्या है, कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट और टू हैव एन इफेक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, दैट इज ऑल्सो नोन एज लास्टिंग। अगर यहाँ पर एवरलास्टिंग ना होता तो हम लास्टिंग को चुन लेते, ठीक है, जो लंबे समय तक चलता है, उसकी सेंस में आया, ड्यूरेबिलिटी को बता रहा है। लेकिन अब ये नहीं आएगा। एंडिंग, एंडिंग क्या हो जाएगा, जो खत्म होने वाला था उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है, एंडिंग का, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होता है, ओपनिंग, जो एंड में घटित होता है। द लास्ट पार्ट ऑफ अ स्टोरी, फिल्म, मूवी, प्ले, स्किट, ड्रामा एटसेट्रा, दैट इज नोन एज एंडिंग। वहां पर ये था द एक्ट ऑफ फिनिशिंग समथिंग, द लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग, दैट इज ऑल्सो नोन एज एंडिंग, अभी बताया जैसे, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। ये किसी वर्ड का एंडिंग पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, उसकी एंडिंग बता देते हैं, जैसे कोई नॉवल है उसकी एंडिंग बता देते हैं। ये हमारा एलिमिनेट हो गया। क्या आ जाएगा, एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग नहीं होता तो हम किसकी तरफ चलते, फिर लास्टिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है बेटे, वट आर द न्यू एंट्रेंट्स इन द इंडियन गार्डन्स? बेटे भारत के जो गार्डन्स हैं, यानी किचन गार्डन्स वगैरह हैं, उनके अंदर क्या चीज़ आज आ गई है आज के दिन? आज के दिन वहाँ पर आपका हर्बल प्रोडक्ट्स को, हर्बल प्लांट्स को हमने उगाना शुरू कर दिया है, तो हर्बल प्लांट्स आ जाते हैं वहाँ। पहला भिड़ते यही आया, हर्बल प्लांट्स, बेटे ये हमारा हो सकता है। फ्लावर्स बास्केट्स, बेटे ये गलत हो जाएगा। पॉट कल्चर, बेटे पॉट कल्चर के माध्यम से हमने क्या ग्रो करना शुरू किया है, हर्बल प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। पेरिनियल फ्लावर्स, बेटे जरूरी नहीं वो पेरिनियल हैं, वो एनुअल भी तो दिए गए थे, और कुछ शॉर्ट लिविंग भी ऐसी चीज़ें भी उगाते हैं, लेकिन वो इसमें नहीं दी गई हैं। अभी हमारा मेन क्या बन जाएगा, हर्बल प्लांट्स, क्योंकि शामिल क्या किया गया था, अभी नई नई चीज़ें क्या आई हैं, वो हर्बल प्लांट्स आए हैं। दूसरी चीज़ें हम शुरू में भी उगाया करते, लेकिन इनको कम महत्व देते थे, और पॉट कल्चर काफ़ी लंबे समय से हमारे समक्ष आ चुका था। कहाँ, शहरों में। फिर कहता है एट प्रेजेंट किचन गार्डन्स आर अप्रिशिएटेड, बेटे वर्तमान में जो किचन गार्डन्स है उनको सराहा जाता है, उन्हें पसंद किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। फॉर दियर ब्यूटी एंड दियर यूज इन हेल्थ केयर, बेटा ये बिल्कुल दिया गया था। दियर ब्यूटी, उनकी सुंदरता के लिए, एंड दियर यूज इन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में उसका यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि ड्रग्स की बात आई थी। फिर कहता है टू हैव कंपटीशन एंड रेस्ट, बेटे कंपटीशन और रेस्ट तो गलत हो जाएगा, यहाँ किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा की चर्चा नहीं की गई थी। फिर कहता है सप्लाई द मेडिसिन टू मार्केट, बेटे मार्केट के लिए, मार्केट में मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए तो हमें लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर क्या आया था, बालकनीज में, सॉरी टेरेसेस के ऊपर, रूफ्स के ऊपर कितना प्रोडक्शन लेंगे, वो तो अपने लिए ही सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है, बाहर मार्केट के लिए तो शायद ना के बराबर हो। कोई बहुत ही रेयरली ऐसा बंदा टकराएगा आपको जो ऐसा करता हो। टू रेस्ट एंड ब्यूटी केयर इन गार्डन, बेटे आराम करने के लिए, एंड ब्यूटी केयर इन गार्डन ये गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा, फॉर देयर ब्यूटी एंड देयर यूज इन हेल्थ केयर, तो हमारा बन जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कहता है, द इजिप्टियंस हैड ग्रोन हर्ब्स, बेटे इजिप्टियंस ने, मिस्रवासियों ने ग्रो किया था इनको, बेटे किस काम के लिए किया था, पहली बात तो कब से किया था, 2700 BC की बात करता है, बिफोर क्राइस्ट की, और ऊपर से अब आपका टाइम देख लीजिए 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं आप लोग, तो ये लगभग 4,700 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो बेटे इसमें क्या कहता है, जो इजिप्टियंस थे वो ग्रो किया करते थे, किस पर्पज़ के लिए, यूज्ड एज ड्रग्स टू क्योर इलनेस, बेटे वे किसके लिए यूज़ करते थे इसका मुख्य रूप से,
इसे दवाओं के रूप में यूज़ करने के लिए करते थे, हो सकता है। यूज फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ दियर सिटीज़, बेटे सिटीज़ की ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं, लोगों की ब्यूटिफिकेशन के लिए जरूर यूज़ किया जाता था। फिर कहता है यूज्ड फॉर इनसिक्योरिटी एंड लॉलेसनेस, बेटे ये बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट हो गया, कानून विहीनता की बात कर रहा है, असुरक्षा की बात कर रहा है। यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पस, बेटे रिलीजियस पर्पस मेंशन्ड और गिवन नोवेयर इन द पैराग्राफ, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। फिर क्या कहता है, फिर से आपका नया पैराग्राफ आ गया, उस पैराग्राफ को भी देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो दिया गया है। अ किंग वंस फेल इल, एक बार एक राजा बीमार पड़ गया, किसी मोनार्क की, किसी एम्परर की बात कर रहा है, एक बार वो क्या हुआ, बीमार पड़ गए। एंड डॉक्टर सेड दैट, और चिकित्सकों ने ये कहा कि ओनली ए सडन फ्राइट, फ्राइट क्या होता है, सडन तो होता है आकस्मिक, अकस्मात, अचानक ही, और फ्राइट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, भय के लिए करते हैं। जैसे आप दरवाजे के पीछे खड़े होकर किसी को भौं कर देते हो, वो क्या था, फ्राइट। ए फीलिंग ऑफ फियर इज नोन एज फ्राइट, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, फ्राइट बोलेंगे। एन एक्सपीरियंस दैट मेक्स यू फील फियरफुल, दैट इज नोन एज फ्राइट, यानी टेरिफाई करना, हॉरिफाई करना, उस अंदाज में आ गया। तो ये क्या, इसी से बना था फ्राइटन्ड, आई वॉज फ्राइटन्ड, आई वॉज स्केयर्ड, आई वॉज टेरिफाइड, आई वॉज हॉरिफाइड। तो बेटे अचानक ही कोई क्या किया जाए, एकदम आकस्मिक किसी को डरा दिया जाए, वुड रिस्टोर हिज हेल्थ, ये क्या करेगा, उस राजा की स्वास्थ्य को पुनः संचालित कर देगा। अब यहाँ पर एक शब्द आया था रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब होता है जैसी स्थिति में था उसमें वापस लेकर आना। इसका मतलब है टू ब्रिंग बैक अ सिचुएशन और फीलिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, रिस्टोर। यानी राजा साहब बीमार पड़ गए थे, तो चिकित्सकों ने क्या कहा था, इन्हें अगर एकदम से अचानक ही डरा दिया जाए तो वो इन्हें अपनी पुनः जो पुरानी स्थिति थी उसमें ला सकते हैं। फिर कहता है बट द किंग वॉज नॉट ए मैन फॉर एनी वन टू प्ले ट्रिक्स ऑन, लेकिन राजा कोई आम आदमी थोड़ी ना था जिसके ऊपर इस प्रकार की चाल चली जाए, इस प्रकार का मजाक उनके साथ किया जाए, उनकी शान में गुस्ताखी की जाए। फिर कहता है एक्सेप्ट हिज फूल, और ऐसा कौन कर सकता था, नॉट ए मैन फॉर एनी वन, ये किसी और व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता था, लेकिन एक के लिए हो सकता था सिवाय उसके फूल के। फूल क्या होता है, फूल होता है जैसे दरबार के अंदर पहले जेस्टर्स होते थे, जेस्टर कौन होते थे, मस्खरे होते थे, ये अपने विट के द्वारा, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के द्वारा राजा को एंटरटेन करते थे, उसको दिशा निर्देशित किया करते थे। बेटा जब कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी तो वो अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा उसका बड़ा हल्का फुल्का सा समाधान उसे सुझाया करते थे। इनको क्या बोला जाता था, फूल्स। एक तरीके के ये क्या थे, रफूगर होते थे। जैसे रफूगर हमारी बिगड़ी बनाता है, वैसे ही ये हमारा जब क्या होता था, किसी सिचुएशन में हम बिगड़ जाया करते, फंस जाया करते, तो ये क्या करते थे, उसको संवार दिया करते थे, तो उन्हें क्या बोला जाता था, फूल्स बोला जाता था। जैसे आप बात करते हैं शेख चिल्ली की, तेनालीरामा की, या फिर बीरबल जी की भी बात करते हैं, वो भी एक तरीके के यही थे जो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से राजा को एंटरटेन करके या सिचुएशंस के समाधान सुझाया करते थे। फिर कहता है वन डे व्हेन द फूल वॉज विद हिम, एक दिन जब राजा फूल उनके साथ था, राजा साहब के साथ था, कहाँ पर, इन हिज बोट, उनकी नाव में। द फूल क्लेवरली पुश द किंग इनटू द वाटर, तो उसने क्या किया, उसने बड़े चतुराई पूर्वक राजा साहब को पानी में धक्का मार दिया। बट ही वॉज रेस्क्यूड, लेकिन उन्हें तुरंत उन्हें बचा लिया गया। एंड पुट टू बेड, और उन्हें बिस्तर पे लेटा दिया गया। द फ्राइट, ये जो डर था, ये जो भय था, ये जो एक शौक था, किसका, फेयर का। द बाथ एंड बेड रेस्ट, द बाथ एंड बेड, जो ये स्नान था और जो ये बेड रेस्ट था, क्योर्ड द डिजीज्ड किंग, इसने जो बीमारी से ग्रसित राजा था उसका इलाज कर दिया। एक होता है डिसीज्ड, DECEASED, डिसीज्ड का मतलब होता है डेड, यानी मृत, और ये है डिजीज्ड, डिजीज्ड मतलब एलिंग, जो बीमारी ग्रसित था, डिजीज्ड किंग। बट ही वॉज सो एंग्री विद द फूल दैट, लेकिन वो इतना ज़्यादा नाराज हुआ, खफा हुआ, अनोयड हुआ, किससे, आपके फूल के साथ, कि ही टर्न्ड हिम आउट ऑफ द कंट्री, उसने उसको देश निकाला दे दिया। इट मीन्स ही बॉयकॉट हिम, ही सेंट हिम टू क्वेंट्री, उसको कोवेंट्री में भेज दिया, यानी उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, उसे तड़ी पार कर दिया, उसे जात बिरादरी से बाहर कर दिया। अब ये था आपका पैराग्राफ, इसमें अब आगे देखते हैं क्या देता है। आगे आपके कॉम्प्रिहेंशन शुरू हो गई है। When the fool pushed the king into the water they were in, जब फूल ने राजा साहब को धक्का दिया था तो वो किसमें सवार थे, they were sailing in a boat, वे एक नाव में जा रहे थे बेटा।
पहला आया बेड, बेड में तो बाद में डाला गया था उनको, गलत हो जाएगा। पैलेस, पैलेस महल, गिवन नोवेयर इन द पैसेज। फिर कहता अबोट, बेटे हो सकता है गार्डन, ना, हाँ, गलत हो जाएगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान निकला, आपके लेवल से बहुत आसान। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो ये इतनी आसान चीज़ें होती हैं ये आपको ट्रैप करने के लिए भी दे दी जाती हैं। ट्रैप इन द सेंस कैसे, आपको बड़ा हल्का सा देगा लेकिन दिमाग का खेल खेल जाएगा एग्जामिनर। आगे देखते हैं। Who cleverly pushed the king into the water but rescued him and put to bed? किसने राजा साहब को धक्का दिया था चतुराई पूर्वक और उसके बाद बचा भी लिया था और फिर उन्हें बिस्तर पे डाल दिया था? ठीक है, कहता द फूल, बेटे ये तो पहला ही हो गया हमारा, फूल ने ही ऐसा किया था। द डॉक्टर, बेटे डॉक्टर्स का जो डॉक्टर की चर्चा आई थी वो तो इनिशियल स्टेज पे आई थी और उन्होंने तो बस एक सुझाव दिया था, एक प्रिस्क्रिप्शन दिया था कि अगर इन्हें एकदम से डरा दिया जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं, मिनिस्टर की चर्चा नहीं यहाँ पर। क्वीन तो गिवन नोवेयर इन द पैसेज। फिर कहता है व्हाट डिड द डॉक्टर से अबाउट द किंग, जो डॉक्टर है, चिकित्सक है, उसने राजा साहब के बारे में क्या कहा था? ओनली ए सडन फ्राइट वुड रिस्टोर द किंग्स हेल्थ, बेटे यही हो सकता है। केवल एक अचानक ही आकस्मिक जो भय का भाव है वो राजा जी को पुनः उनकी पुरानी परिस्थिति में लौटा सकता है, हो सकता है उनके स्वास्थ्य को दोबारा से प्राप्त करा सकता है। द किंग हैड सफर्ड ए सडन फ्राइट, बेटे राजा किसी सडन फ्राइट से पहले ही ग्रसित था, बेटा गलत हो जाएगा। ओनली ए बोट ट्रिक कुड क्योर द किंग, केवल एक बोट की जो ट्रिक थी वो उनका इलाज कर सकती थी, गलत हो जाएगा। ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो फूल को मिली थी उस वक्त। ओनली फूल वुड क्योर द किंग, केवल जो फूल है यानी जेस्टर है, मस्करा है, वही इलाज कर सकता था, गलत हो गया। यहाँ पर ओनली या तो होना चाहिए था आ फूल या फिर होना चाहिए था द फूल जो उसमें मेंशन्ड है। यहाँ टाइपोग्राफिकल एरर फिर से आया है। हमारा क्या आ गया? ए ऑप्शन। द फूल हु क्योर्ड द किंग वॉज, बेटे जो फूल है जिसने राजा का इलाज किया था, वॉज रिवार्डेड, उसे इनाम दिया गया। अरे क्या इनाम मिला था भाई, उसे तो तड़ी पार कर दिया गया था। ही वॉज सेंट टू कॉवेंट्री, ठीक है बेटे, रिवार्डेड गलत हो जाएगा। पुट इनटू जेल, बेटा नो, ही वॉज नॉट पुट बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड बार्स, उसे सलाखों के पीछे नहीं डाला गया था, जेल में नहीं डाला गया था। थ्रोन इनटू वाटर, उसे पानी में फेंक दिया गया था, गलत हो जाएगा। टर्न्ड आउट ऑफ द कंट्री, उसे देश निकाला दे दिया गया था। ही वॉज बैनिश्ड, ठीक है, एग्जाइल कर दिया गया था उसको। तो हु प्लेड द ट्रिक ऑन द किंग, राजा साहब के ऊपर ये ट्रिक किसने अप्लाई की थी, इंप्लीमेंट की थी? द सोल्जर, बेटे गलत हो गया। द फूल, बेटा हो सकता है, देखो यहाँ पर द लगा रखा है, वहाँ पर आर्टिकल का एरर था, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियाँ कहाँ रह जाती हैं? जब टाइपिस्ट काम करता है तो उन्हें ये नहीं पता होता कि किस तरीके से कहाँ पर कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाना है, तो ये छोटी गलतियाँ कई बार रह जाती हैं उनसे। द डॉक्टर, बेटे यहाँ पर द फूल हो सकता है, द डॉक्टर गलत हो गया, द बोटमैन गलत हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट इज डैश टॉय विच आई सो यस्टरडे, अब यहाँ पर क्या है, आर्टिकल्स को फिल किया जाना है। सबसे पहली बात आई दैट इज, दैट आ गया तो इसका मतलब एक ही चीज़ होगी। आगे इज आया है, ये भी सिंगल को दिखा रहा है। टॉय आया, टॉय टॉयज नहीं है, टॉय है। अगर यहाँ दोज होता तो आर आता, फिर आगे टॉयज आता। और ये दैट क्या है? ये हमारा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? पहली बात तो प्रोनाउन होता है सर्वनाउन, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ की जानकारी देना, ठीक है। लेकिन यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है संकेतवाचक सर्वनाम। यहाँ ये सब्जेक्ट था। टॉय आया तो सिंगल है। दूसरी बात ट में कौन सी आवाज आई? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब है यहाँ पर क ख ग घ ढ की आवाज आई है। जब क ख ग घ ढ की आवाज आती है तो ए का प्रयोग करते हैं। जब वाउल साउंड आता है, ए आ ई की आवाज आती है तो क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। अब यहाँ पर एन तो गलत हो गया। दीज आ नहीं सकता, आ सकता है और द आ सकता है। फिर हमने क्या देखा? दैट इज डैश टॉय विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, एक कंजंक्शन बन के आया। किसके लिए? इसके लिए। अब ये पर्टिकुलर टॉय है ना, आई सो यस्टरडे, जो मैंने देखा था। अब यहाँ पर एक तो हमारा क्या आया? पर्टिकुलर हो गया। पर्टिकुलर हो गया तो ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा? द। दैट इज द टॉय विच आई सो यस्टरडे। जैसे कई बार आप क्या कहते हो, ये वही आदमी है जिसे मैंने देखा था। वही मतलब पर्टिकुलर, ठीक है। और वैसे मैंने एक आदमी को देखा जो वहां पर गीत गा रहा था। आई सो अ मैन हु वाज सिंगिंग देयर।
अब यहाँ आ लगाया, लेकिन ये वही आदमी है, वही आ गया तो क्या लग जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल द। नेक्स्ट बेटे, शी स्पेंट डैश यूजफुल आवर इन द बॉटनी गार्डन। बेटे बॉटनी गार्डन के अंदर उसने क्या किया था, अच्छा समय बिताया। अब यहाँ पर यूजफुल आवर, आवर हमारा काउंटेबल है, काउंटेबल है, सिंगल यूनिट आया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब पहली बार आता है तो ए या एन लगाते हैं, जब वही चीज़ रिपीट होती है तो डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। अब ये फर्स्ट टाइम आया, पहली बात तो सम तो आ नहीं सकता, मैनी भी नहीं आ सकता, प्लूरल में आ जाएगा, बच गया ए और एन। अगर यूजफुल ना होता तो हम लगाते हैं एन आर, क्योंकि कैसी आवाज़ आई थी, ए आ ई की साउंड। लेकिन यहाँ हमने देखा यूजफुल, यह यार अलावा किस में आता है बेटे, क ख ग घड़ा में, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, अ यूजफुल आर इन द बॉटनी गार्डन या बॉटनिकल गार्डन, ये आ जाएगा। डिड यू सी डैश फर्स्ट हाफ और डैश सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी। अब जब कभी भी आपके ये कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स की चर्चा की जाती है, इनके साथ क्या लगाया जाता है। पहली बात तो कार्डिनल्स किसे कहते हैं, 1 2 3 4 उनको क्या कहते हैं, कार्डिनल्स कहते हैं। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन्हें क्या कहते हैं, ऑर्डिनल्स कहते हैं। अब कार्डिनल का प्रयोग करते हो, मैंने कहा राज इज द टॉलर ऑफ द टू, टू नहीं द टू, वे जो पर्टिकुलर दो बंदे हैं उनमें, वहां पर उसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया। यहां पर दिया गया है ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब आप क्या कहते हो, आई वॉज द लास्ट टू एंटर द क्लास, शी वॉज द फर्स्ट टू विश द टीचर, इस तरीके से बोलते हो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिड यू सी द फर्स्ट हाफ, बेटे द आ सकता है, यहाँ ए गलत हो गया, फ्यू और ये फ्यूअर गलत हो गया, नोट और एनी गलत हो गया, सीधा सीधा ए आ गया। द फर्स्ट हाफ और द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी, ये तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, बड़ा आसान है आज तो। मिस्टर शर्मा इज सो ड्यूटी कॉन्शियस दैट डैश फॉर द होल डे। अब यहाँ पर मिस्टर शर्मा क्या हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूटी कॉन्शियस हैं। फिर क्या लिखा, दैट, दैट के बाद यहाँ पर डैश आया, डैश यानी ब्लैंक आ गया, उसके अंदर हमें इन चार को फिल करना है। फिल कैसे करना है, एक एक चीज़ को जोड़ते हुए करना है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर द होल डे, ये एंड में आ जाएगा हमारा, ये बिगिनिंग है, ये एंड है, बीच में इंफॉर्मेशन है। मिस्टर शर्मा इज सो ड्यूटी कॉन्शियस दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। बेटे हो सकता है पी से शुरू, पी से इन्होंने एक दिया है, हम उस पर पढ़ के देख लेते हैं, दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। फिर कहता है ही वेंट टू हिज ऑफिस। अब बेटे ही वॉज नॉट फीलिंग वेल से पहले हम इवन दो का प्रयोग कर सकते थे, इवन दो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ये बेटर ऑप्शन था हमारे लिए, तो इसका मतलब पी वाला एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। उसके बाद इवन दो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही वेंट टू हिज ऑफिस एंड वर्कड हार्ड फॉर द होल डे। बेटे हमारा क्यू से शुरू हो सकता है, क्यू से ये आया, इसको पढ़ के देख लेते हैं। क्यू पी, even though he was not feeling well, he went to his office and worked hard for the whole day। बेटे बी हो सकता है हमारा। फिर हम देखते हैं आर, मिस्टर शर्मा इज सो ड्यूटी कॉन्शियस दैट एंड, बेटे एंड जुड़ नहीं सकता, आर वाला एलिमिनेट हो गया। एस पे पढ़ के देख लेते हैं, मिस्टर शर्मा इज सो ड्यूटी कॉन्शियस दैट ही वेंट टू हिज ऑफिस एंड वर्कड हार्ड इवन दो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। बेटे ये भी हमें सही लगता है। अब बी और डी दोनों बन सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, पहले वो फीलिंग वेल था, नॉट फीलिंग वेल था यानी फीलिंग अनवेल था, या पहले उसने काम किया, पहले वो बीमार था उसके बावजूद उसने पूरा दिन काम किया, ये बनेगा। क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है उसके साथ ये पी एंड में मैच नहीं करता, हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। इज इट क्लियर। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक टाइपोग्राफिकल एरर है पंक्चुएशन का, जो आपको दिया नहीं गया है और दिया भी नहीं जाता है आमतौर पे, ठीक है। जहाँ ये इवन दो आया, इवन दो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, अब यहाँ पर एक कोमा मार्क किया जाना चाहिए था, लेकिन कोमा लगा देता तो आप आसानी से पकड़ लेते, पी तो एंड में आ ही नहीं सकता। इसीलिए एग्जामिनर खेल खेलता है। या फिर क्या देना चाहिए था, यट का प्रयोग करना चाहिए था, या तो इस पोजीशन पे या उस पोजीशन पे, वो यट भी नहीं लगाया उन्होंने। द बजट डैश पर्टिकुलरली द सैलरीड मिडल क्लास, द बजट, हमें यहाँ पर द बजट दिया गया है, फिर वही चार दिए गए हैं, इनको सीक्वेंस में लगाना है। आपका क्या बना दिया, पैरा जम्बल्ड बना दिया, जम्बल्ड सेंटेंसेस बना दिए गए हैं।
तो उनको निपटाना है, अरेंज करना है, ऑर्डरली लिखना है, सीक्वेंस में लगाना है। द बजट हमारा सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ देखने की कोशिश करेंगे इस 15th के अंदर, द बजट विद हाई एक्सपेक्टेशंस, बेटे क्यू से पी से शुरू हो सकता है। द बजट विद हाई एक्सपेक्टेशंस हमारा हो सकता है पी से इसने वो दिया है, एक बार जोड़ कर देख लेते हैं। विद हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ टैक्स रिलीफ, बेटे पी आर इकट्ठा हो सकता है हमारा। और एक चीज़ देखें, यहाँ पर भी पी आर है, यहाँ पर भी पी आर है, यहाँ पर भी पी आर है, इसका मतलब आर पी वाला सी तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। आर पी कैसे, ऑफ टैक्स रिलीफ विद हाई एक्सपेक्टेशंस, थोड़ी सेंस नहीं बना रहा, हम उसको थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर देंगे। दूसरी बात हमने देखा, द बजट डैश, द बजट बाय ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स, द बजट बाय ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स is being awaited of tax relief with high expectations of tax relief। ये हमारा हो सकता है किसके द्वारा, क्यू एंड में आ सकता है, बाय ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स पर्टिकुलरली द सैलरीड मिडल क्लास। ये जो टैक्स पेयर्स आया इसके लिए क्या आ जाएगा, द सैलरीड मिडल क्लास, ये एंड में आ जाएगा, क्यू एंड में। क्यू हमारा एंड में आएगा तो दो और एलिमिनेट हो गए हमारे पास ये क्यू एंड में दिया गया है इन दो में, और आर पी हमारा बन नहीं रहा था। एक बार बी पे पढ़ के देखते हैं, द बजट इज बीइंग अवेटेड, किसके द्वारा बेटा, अवेटेड विद हाई एक्सपेक्टेशंस, ऊंची एक्सपेक्टेशंस के साथ उसकी प्रतीक्षा की जा रही है, किसके द्वारा बेटा, ऑफ टैक्स रिलीफ बाय ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स, ये बन जाएगा। द बजट इज बीइंग अवेटेड, बजट हमारा सब्जेक्ट था सिंगुलर तो हमने ये लगा दिया पैसिव वॉइस, ये प्रेजेंट, ये कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, इज बीइंग अवेटेड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस। द बजट इज बीइंग अवेटेड विद हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ टैक्स रिलीफ, किसके द्वारा, बाय ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स, स्पेशली ये हमारा बन जाएगा एस पी आर क्यू, एस पी आर क्यू हमारा बी आ जाएगा बेटे। नेक्स्ट कहता है, एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, आगे कॉमा दिया गया है, ऐसे में जब सॉरी ऐसे में जब कॉमा दिया जाता है तो उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, ये एडवर्बियल फ्रेज आ गया। कहता है द फील्ड वर्कर, बेटे ये हो सकता है, सबमिटेड हिज पेपर्स, बेटे हिज प्रोनाउन है और फील्ड वर्कर नाउन है, यानी पी पहले आएगा, क्यू बाद में आएगा, पी पहले क्यू बाद में। अब पी पहले क्यू बाद में आएगा तो इसका मतलब ये हमारा ए जो ऑप्शन आया क्यू वाला एलिमिनेट हो गया, हमारा डी भी चला गया, क्यू पहले लगा दिया तो पी पहले आएगा क्यू बाद में आएगा, यहाँ है वहाँ पे भी क्यू पी, गलत हो गया। ये तो आंख बंद करते ही हमारा निकल के आ गया बेटा, हमने कुछ किया ही नहीं। अब इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत है और तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए आपके लेवल पे जो प्रश्न पूछा जाता है उसके अंदर नाउन पहले आएगा और उसका प्रोनाउन बाद में आएगा। अब हम इसको देखते हैं, एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट द फील्ड वर्कर, फील्ड वर्कर हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद हमें किसकी ज़रूरत है, वर्ब की, तो वर्ब क्या आ गया, सबमिटेड हिज पेपर्स हो सकता है। उसके बाद क्या है, फॉर द वर्क डन बाय हिम एंड ऑल्सो बिल्स, अब यहाँ काम किया गया था और उसके बाद बिल्स आ जाएगा, बट एंड ऑल्सो आया, बिल्स टू द ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये बन जाएगा, यानी हमारा पी क्यू आर एस, ये तो जो सीक्वेंस दिया गया है एज इट इज आ गया हमारा। द टीचर एडवाइज, द टीचर, द किसके लिए आया, टीचर के लिए, द टीचर हमारा सब्जेक्ट बन गया। एडवाइज्ड ये पास्ट टेंस आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट होता तो एडवाइजेज आता, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब क्या आ गया, द टीचर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड के साथ यहाँ टू नहीं लगाया जाता, किसको, द स्टूडेंट्स, टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days, ठीक है। टीचर ने सलाह दी थी, शिक्षा दी थी किसको, स्टूडेंट को, क्या किया जाए, टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days, 3 दिन के भीतर वो क्या करे, लाइब्रेरी से, आपके पुस्तकालय से कोई बुक इशू करा ले, ये बात आई थी। अब यहाँ पर हमारा एरर कहाँ पर आया था, टू, तो एडवाइस के बाद टू नहीं लगाया जाएगा क्योंकि इसके तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, अपना ऑब्जेक्ट। द स्टूडेंट टू बोरो, बेटा ये बिल्कुल ठीक है, एलिमिनेट हो गया। अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days, बेटा ये भी ठीक है, एलिमिनेट हो गया। द टीचर एडवाइज्ड, बेटे टू कट जाएगा, हमारा एरर किसके अंदर आया, सी के अंदर आ गया। इज इट क्लियर, हमने क्या करना है, टू को ड्रॉप करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, ये सेंटेंस कौन सा है,
ये सेंटेंस नरेशन का है या फिर आपके वॉइस का है। अगर वॉइस का होता तो यहाँ पर लिखा जाता यू आर एडवाइज्ड टू बोरो, उस अंदाज में आता। लेकिन जब यहाँ पर द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट आया तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच है, नरेशन का हिस्सा है। आपसे इस प्रकार का प्रश्न हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन पिछले साल से जो CDS में दिया जा रहा है तो उन चीज़ों को कंसिडर करें तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। अगला है बेटे मिस्टर अनिल कुमार इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आया इज के साथ V1 ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आया, बिल्कुल ठीक है। इज प्लानिंग टू सेटल इन दिल्ली, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। एज सुन एज, जो ही, जैसे ही विल रिटायर इन सेप्टेम्बर नेक्स्ट ईयर। अब बेटे यहाँ पर ये कंजंक्शन आ गया एज सुन एज, जब ऐसे आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाता है, एज सुन एज, आफ्टर, बिफोर, इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, इस प्रकार के कंजंक्शंस के साथ जब आगे दे दिया जाता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट का किया जाता है। जो ही वो क्या होगा सितंबर में, अगले साल सितंबर में रिटायर होंगे, तो होंगे बोलने में तो होंगे आया, लेकिन यहाँ पर ये विल नहीं लगाया जाता। ही, और ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिटायर्स, ही रिटायर्स इन सितंबर नेक्स्ट ईयर, ये बन जाएगा। और ये वो सेंटेंस है जो आपके SSC CGL या CPO के एग्जाम में, CPO में तो गांठ बांध लीजिए, जरूर पूछा जाता है। अब हमारा रिटायर्स में आया ही विल, अब ये एंड में दिया गया है, यहाँ ये फर्स्ट पे दिया गया है, हमारा यही आ गया, ही विल रिटायर नहीं, ही रिटायर्स इन सितंबर नेक्स्ट ईयर, ये बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, इसमें तो बड़ा सरल निकला, हमारा ए में ही बात बन गई। देयर इज नो डिनाइंग दैट, बेटे नो के बाद डिनाइंग आया, सिंगल यूनिट है तो इज बिल्कुल ठीक है। देयर क्या था, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट। देयर इज नो डिनाइंग दैट, भाई इस चीज में कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि राज सिंह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर इंजॉयज आ गया, पहले प्रेजेंट था यहाँ पर भी प्रेजेंट आ गया। अब यहाँ पर इंजॉयज के बाद इन्होंने क्या लिखा, टू लिसन। आपके कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स होती हैं जैसे कीप, बिजी, माइंड, इंजॉय, अवॉइड, डिनाई, इस प्रकार की वर्ब्स होती हैं। वर्थ ऐसा एडजेक्टिव है जिनके बाद क्या लगाया जाता है, आपका जेरेंड लगाया जाता है, V1 ING। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, लिसनिंग, एंजॉय लिसनिंग टू द रेडियो। नो डिनाइंग बेटे बिल्कुल ठीक है, एलिमिनेट हो गया। दैट राजा राम सिंह एंजॉयज बेटे बिल्कुल ठीक है, एलिमिनेट हो गया। देयर इज, ये भी बिल्कुल ठीक है, एलिमिनेट हो गया। डी में एरर आ गया, क्या आ जाएगा, टू ड्रॉप कर दिया जाएगा और क्या लगा देंगे, लिसनिंग टू द रेडियो, ये बन जाएगा। योर फादर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। बेटे योर फादर, योर किसके लिए आया, फादर के लिए। फादर हमारा नाउन है, योर क्या बन गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। यूज्ड टू बी, हुआ करते थे, पास्ट टाइम रेफरेंस, यूज्ड टू बी, ठीक है। द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का स्पेलिंग भी ठीक है, क्या किसके लिए आया, प्राध्यापक के लिए आया बेटे, प्रधानाचार्य के लिए। ऑफ दिस कॉलेज, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे दिया गया है क्वेश्चन टैग। अब बेटे आपकी स्टेटमेंट अगर अफर्मेटिव होती है तो क्वेश्चन नेगेटिव बनता है, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव बनेगा। पहली बात तो यहाँ नेगेटिव चाहिए तो डिड वाला एलिमिनेट हो गया, डिड ही ये अफर्मेटिव है। डज ही, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो आए हैं। अब टेंस यहाँ पर पास्ट का दे रखा है, तो डज नहीं आ सकता, हमारा क्या आ जाएगा, डिडंट ही, ये बन जाएगा। ही इज वर्किंग हार्ड डैश ऑर्डर डैश टॉप द लिस्ट। यहां पर टॉप दिया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे पहले क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, टू टॉप। किसको बता रहा है, पर्पस को, टू टॉप। लेकिन ऑर्डर दिया गया है तो ऑर्डर में अगर प्रेपोजिशन आएगी तो इन ऑर्डर टू, और वैसे लिखना हो तो सो एज टू, अगर एज होता तो सो एज टू लिखते। अब क्या आ जाएगा, इन ऑर्डर टू, और वैसे कंजंक्शन भरनी होती तो दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ये तीनों आ सकती थी। फिर आगे क्लॉज होना चाहिए था, इसका मतलब वहां पर क्या आ जाएगा, ही इज वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू टॉप द लिस्ट डैश डैश डिस्टिंक्शन। अब डिस्टिंक्शन के साथ पास होने की बात आई है बेटा, डिस्टिंक्शन की बात की जा रही है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, विद डिस्टिंक्शन। बच्चे क्या करते हैं, इन का प्रयोग कर देते हैं, फंस जाएंगे। हमें क्या लगाना है, विद डिस्टिंक्शन। तो यहां पर आ जाएगा ये,
और वो हमारा हो गया इन ऑर्डर टू। तो ये तीनों के तीनों फिल कर दिए जाएंगे सीक्वेंस में। डैश रोड इज सेफ, इसको बारीकी से समझेंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसमें गड़बड़ कर देते हैं। अब पहली बात तो रोड आया, हम उसके हिसाब से सोचेंगे। पहला आया आइदर, बेटे हो सकता है, नॉर हो नहीं सकता, नॉट हो नहीं सकता। अगर नो होता ना तो हम सोचते नो रॉड, तो इसको अब तो ये छोड़ दिया जाएगा। दो एलिमिनेट हो गए, बच गए हमारे पास ये। अब बेटे आइदर रॉड का प्रयोग जब किया जाता, दो पहले मेंशन होते और उनमें से एक की बात करते, यानी दोनों में से कोई सा एक सुरक्षित है। ठीक है, अब बेटा यहां पर अगर रोड्स होता तो हम बोथ लगा देते, फिर आर लगा देते। इसका मतलब इसका प्रयोग ना करके हम क्या लिखेंगे, डी, नाइदर रोड इज सेफ, दोनों में से कोई सा रोड भी सुरक्षित नहीं है। इज इट क्लियर? आपको यहां पर थोड़ा सा टेक्निकली सोचकर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है बेटे एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब है ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीतार्थक। विपरीतार्थक देखना है हमें किसका, क्या दिया गया है, ब्रेवरी। ब्रेवरी का प्रयोग कहां करते हैं, ब्रेवरी बहादुरी के लिए करते हैं, डेयर के लिए करते हैं, करेज के लिए करते हैं, वहां पर क्या लगाते हैं, ब्रेवरी की बात की जाती है। अब ब्रेवरी का उल्टा उल्टा करें तो करेज तो आ नहीं सकता, करेज तो इसका सिनोनिम हो गया डेयरिंग। ठीक है, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। कार्डिस, कार्डिस का प्रयोग किया जाता है कायरता के लिए। फियर और लैक ऑफ करेज इज नोन एज कार्डिस, ये हो सकता है हमारा। डेयरिंग, डेयरिंग तो इसका सिनोनिम हो गया, जो पहले ही बोला था गलत हो गया। हीरोइज्म, बेटे हीरोइज्म का मतलब क्या होता है, नायकवाद। नायक का मतलब क्या है, एक तरह से जैसे प्रोटागोनिस्ट होता है, प्रोटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, हीरो होता है, नायक होता है, उसके लिए यूज करते हैं। ये किसके लिए आया बेटे, ये ब्रेवरी और करेज का क्या हो जाएगा, आपका पर्याय हो जाएगा हीरोइज्म। तो ये तो हमारा कट जाएगा। अगर हम किसकी बात करते, कावर्डिस की, कावर्डिस क्या हो जाएगा, कायरता। तो बाकी तीन तो क्या दे दिए, सिनोनिम्स दे दिए। ये किसके लिए आया था, ये तो वेरी ग्रेट करेज के लिए। ये तीनों तो तीनों क्या है, सिनोनिम्स। हमें एंटोनिम चाहिए तो क्या बन गया, कार्डिस। ठीक है, सिनोनिम ऑफ एप्रोप्रिएट, सिनोनिम चाहिए एप्रोप्रिएट का। एप्रोप्रिएट क्या होता है, एप्रोप्रिएट होता है बेटे सही, उचित। उसको क्या कहते हैं, एप्ट भी बोल देते हैं, एप्रोप्रिएट भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो सूटेबल है, जो एक्सेप्टेबल है, करेक्ट फॉर द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, उसको क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएट कह देते हैं। ये क्या था, सही। पहला है बेटे रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का प्रयोग कहाँ पर करते हो, जब आप किसी चीज को गिव अप करते हो, त्याग देते हो, छोड़ देते हो। टू स्टॉप हैविंग समथिंग, किसी चीज को नहीं रखा जाता है, उसको रखना बंद कर दिया जाता है। स्पेशली व्हेन दिस हैपन्स अनविलिंगली, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेलिंक्विश। रेलिंक्विश तो त्याग करने के लिए हो जाएगा, ये हमारा क्या है, एलिमिनेट हो जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर क्या कहता है, अप्रोप्रिएट सही है। बिफिटिंग, बिफिटिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज कहीं पे सही तरीके से फिट की जा सकती है, उसको क्या कहते हैं, बिफिट कहते हैं। टू बी सुटेबल एंड गुड इनफ फॉर समबडी और समथिंग, दैट इज नोन एज बिफिट। ठीक है, तो बिफिटिंग हमारा हो सकता है अप्रोप्रिएट, सुटेबल, करेक्ट। रिट्रेस, ट्रेस, ट्रेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ढूंढना। ठीक है, रिट्रेस का मतलब क्या है, टू गो बैक अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, रिट्रेस का प्रयोग करते हैं। और जो रूट है या पाथ है, दैट यू हैव कम अलोंग, उसके ऊपर वापस जाना, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, रिट्रेस का प्रयोग करते हैं। टू मेक द सेम ट्रिप दैट समबडी एल्स हैज मेड इन द पास्ट, उसको क्या कहते हैं, रिट्रेस कहते हैं। ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। पुरानी चीज को डिस्कवर करने की बात थी। रिटार्ड, रिटार्ड भी गलत हो जाएगा। एक तो आपने मेंटली रिटार्टेड सुना होगा। रिटार्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिले करना, स्लो डाउन करना, उसको कहते हैं रिटार्ड। टू मेक द डेवलपमेंट और प्रोग्रेस ऑफ समथिंग स्लोअर, उसको क्या बोलते हैं, रिटार्ड। मेंटली रिटार्टेड यानी जो मानसिक रूप से क्या होते हैं, स्लो होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। जो स्पेशल बच्चे होते हैं, दिव्यांग किस्म के हो गए, जिनका मानसिक लेवल आप आम जन से क्या होता है, कम होता है, तो ये गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा, बिफिटिंग। फिर कहता है एंटोनिम ऑफ एलिवेशन। अब यहां पर एलिवेट, ELE आया है बेटा, एक आपका ALLE होता है, वो अलग चीज हो जाएगी। यहाँ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ समबडी गेटिंग अ हायर और मोर इंपॉर्टेंट रैंक, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, एलिवेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एलिवेट का मतलब क्या था, किसी चीज को ऊपर की तरफ लेकर जाना, जैसे आपका एलिवेटर होता है, एक तरह से लिफ्ट होता है,
उसके लिए यूज़ कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ह्यूमिलिएशन, हमें एंटोनिम देना है, ये ऊपर गया तो नीचे आने की बात है, ह्यूमिलिएट तो क्या हो जाएगा, इंसल्ट करने के लिए हो जाएगा। जब अफ्रंट की बात करते हो, इंसल्ट की बात करते हो, ठीक है, टू मेक somebody फील एम्बेरेस्ड और अशेम्ड और स्टूपिड एंड लूज दियर रिस्पेक्ट फॉर ऑफ अदर पीपल, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए आप यूज करते हैं आपका ह्यूमिलिएशन का, बेइज्जती का। ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है रिडक्शन, बेटे रिडक्शन हो सकता है, लेकिन रिडक्शन किस अंदाज में होता है, आपने देखा होगा किसी चीज में कटौती की जाती है, कट डाउन कर दिया जाता है, ठीक है। द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग लेस और स्मॉलर, उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। जैसे आपकी रिडक्शन सेल होती है, ठीक है, फॉल, डिक्लाइन, ड्रॉप, डिक्रीज, ठीक है, डिस्काउंट, डाउन थ्रो, स्लंप, उसके लिए किसका प्रयोग करते हो, उसके लिए यूज करते हो आप रिडक्शन का। तो ये भी हमारा थोड़ा सा हट जाएगा। डिप्रेशन, डिप्रेशन तो किसकी बात करते हैं, जो सीवियर डिस्पोंडेंसी ऑफ डिजेक्शन होती है उसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन। कई बार आप क्या कहते हो फलां व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया, यानी टेंशन के कारण क्या था, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसके तहत क्या होता है, एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उदास महसूस करता है। यू कैन सिंपली से ए मेडिकल कंडीशन इन विच अ पर्सन फील्स वेरी सैड एंड एंग्शियस एंड ऑफन हैज फिजिकल सिम्टम्स सच एज बीइंग अनेबल टू स्लीप, उसे क्या कहते हैं, डिप्रेशन। अब बेटे एलिवेशन ऊपर था तो नीचे लाने के लिए ये थोड़ा सा गलत हो गया। डिमोशन, हमारा डिमोशन हो सकता है, जैसे प्रमोशन होता है ऊपर उठाने के लिए और डिमोशन होता है अवंती के लिए, वो पदोन्नति था, ये अवंती है। मूवमेंट टू ए लोअर पोजीशन और रैंक, दैट इज नोन एज डिमोशन, ठीक है। ऑफन एज ए पनिशमेंट, जब किसी को दंड दिया जाना होता है उसको डिमोट कर देते हैं प्रमोट करने की बजाय, उसको क्या कहते हैं बेटा, वहां पर आप डिमोशन का प्रयोग करते हो, ठीक है। किसका उल्टा था ये आपका, प्रमोट का। और एलिवेट का था ऊपर उठाने के लिए, तो ये सही है इन सारे के सारों में। ये नहीं होता तो रिडक्शन की तरफ चल सकते थे। तो बेटे ये थी एक्सरसाइज आपकी अब के लिए। आप लोगों के सामने ये काफ़ी खुल के हमने डिस्कस किया है, जैसे कि पिछला किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और बेटा आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जो इसको बाद में भी देखेंगे, उनसे वही गुजारिश होती है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ साझा करते रहिए। आपके व्हाट्सएप पे उनके जवाब टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो इतने के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में थोड़ी देर बाद। नमस्कार दोस्तों।